हेलो दोस्तों, मैं एटीएन कांतन हूँ। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको एटीएन पे। और हम लोग पिछली क्लास में प्योर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, कुछ कुछ बच गया था तो उसे जल्दी से आजकल देखते हैं जल्दी। ठीक है, तो जल्दी से पेन पेपर उठाइए और हो जाइए तैयार। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। और आज अच्छे अच्छे कुछ सवाल हैं, हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आज ख़त्म करेंगे। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में पहले क्या पढ़ा था कि सर टॉर्क क्या होगा, तो हमने कहा था कि टॉर्क किसी भी पहले तो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड है। और किसके लिए डिफाइंड था सर? किसी फोर्स के लिए। तो किसी भी फोर्स का अगर किसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क चाहिए तो आर क्रॉस एफ आप कर रहे थे। ठीक उसी के बाद हम लोगों ने देखा कि हमें टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो किसी फोर्स का टॉर्क अगर हम एक्सिस के अबाउट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम पहले जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल लेते थे। हाँ सर, उसके बाद निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे सर, उसका कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्सिस क्या कहलाता था? टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट द एक्सिस। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे सवाल किए थे और जल्दी से गुरु ये सब हमें हो गया था। तो चलिए जल्दी से आगे आते हैं। और हमारा नाम है एटीएन कांटन और आप देख रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। अच्छा देखो, एक बात बताना, अभी हम तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, यह पुल्ली ना होकर कुछ और रहेगा। सुनना मेरी बात, जैसे अभी तक जो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या होता था, पुल्ली फिक्स्ड होते थे और वह फ्रिक्शनलेस हुआ करता था। और क्या करता था वह, उस पर स्ट्रिंग स्लिप करता था। मगर यहाँ पर क्या होगा कि आपने कुआं में पानी भरते हुए देखे हो ना, तो उसे जब आप रस्सी से खींचते तो साथ में आपका पुल्ली भी घूमता है, तो वह यहाँ पर वही वाला है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की अगर प्योर रोटेशन हो रहा है, मतलब अगर ये इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो इसका क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट यहाँ बन सकते हैं। और यह भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तब क्या क्या बनेगा, या वापस फिर से आपका जब कंबाइंड मोशन होगा तब वहाँ पर आएगा। अभी तो यह फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यह कुछ कंबाइंड मोशन में यह रोटेट भी करेगा और यह लिनियर वेलोसिटी होगा, मतलब यह आगे भी मूव करेगा, मतलब यह नीचे आ रहा होगा भी और घूम भी रहा होगा। तो उस टाइप के सवाल हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप कैसे करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि इसका मास अगर m है और अगर यह इस एक्सिस के अबाउट यह आपका या कुछ भी हो सकता है, यह आपका डिस्क हो सकता है, पुल्ली हो सकता है, हुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हम इतना ये कह रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आपका हम आई मान लेते हैं। अगर आपका डिस्क होगा तो यहाँ पर mr²/2 रख देंगे। अगर आपका पुल्ली होगा तो ये रिंग होगा तो आप क्या रख देंगे, आपका mr² रख देंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि यह इसमें टेंशन की वैल्यू कितना होगा। तो एक बात समझना, तो टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन T है और इसका एक्सेलरेशन भी आपसे पूछेगा। तो एक बात हम बताते हैं आपसे, यह इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा सर, तो बताओ यह वाला आपका अल्फा से रोटेट कर रहा है, हम मान लेते हैं। अच्छा, जब आप इस mg को अगर गौर से आप देखेंगे तो mg पे एक इस ब्लॉक को, तो यह इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, वह होगा आपका mg। अच्छा, तो जब यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे सर, तो यहाँ पर कहेंगे कुछ और नहीं सर, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, और अगर हम इधर की ओर अगर इसका एक्सेलरेशन अगर ए डाउनवर्ड मानते हैं तो यह इसका वैल्यू आप एम इंटू ए आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा, एक बात उसी तरह से बताएंगे, जब यह पुल्ली पे अगर आप यहाँ यह आपका कोई एक बॉडी रिजिड बॉडी है, हो सकता है यह डिस्क हो, हाँ एक ऐसा आपका रिजिड बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट यह रोटेट कर रहा है वह आपका आई दिया हुआ है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा हाँ, एक बात और, इसका मान लेते सर यह वाला आपका रेडियस इसका आर भी दिया रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अच्छा, एक बात और बताएंगे, हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे अननोन, तो एक टेंशन अननोन है, अगर आपका एक्सेलरेशन अननोन है, मतलब मेरे पास अननोन की वैल्यू 2 है। अगर हमें पता है कि जितने अननोन्स होते हैं उतने ही हमें इक्वेशन चाहिए उस अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए। कहा हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सिस के अबाउट हमने आपको ये भी बताया था कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा जब अप्लाई करेंगे अभी, तो आपको एक सजेशन हम दे रहे हैं कि वो हमेशा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही अप्लाई करें। इसका जवाब हम आपको ये भी बताए थे, ऐसा क्यों होता है, तो आगे चल के हम लोग जब कंबाइंड मोशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। आशा आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट हमें अगर हमें टॉर्क लेना होगा तो सर किसका सर, हाँ तो कहेंगे सर किसका टॉर्क लेंगे। देखो भैया, अगर आप टॉर्क लेंगे तो यहाँ टेंशन के तो टॉर्क लेंगे, कहेंगे सर अगर यह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इसका मतलब इसका मास भी ना कुछ रहा होगा, कहेंगे हाँ है ना, तो हमें पता है इसका मास तो इसी जगह पे लगेगा ना, तो इसका लगा दीजिए अपना सर, लीजिए यहाँ पर। अगर आप इसका कैपिटल एम अगर मास भी मान लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट खुद रिजिड बॉडी का टॉर्क की वैल्यू कितना आएगा सर, 0 आएगा। अच्छा, तो आप यहाँ से आप लिखेंगे, बताओ कि जरा, तो हम अगर mg का टॉर्क कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी टेंशन का टॉर्क, तो कहेंगे सर T इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर
जो यह आर और टी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो आपकी मर्जी है, टी को आर को आप परपेंडिकुलर बोलना है तो आर को बोल दीजिए, अगर टी को अगर ए परपेंडिकुलर बोलना है तो टी को आप ए परपेंडिकुलर बोल दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई इंटू अल्फा यहाँ से आप लिख पा रहे हो। इक्वेशन नंबर यहाँ पर दो। मगर यहाँ पर देखो एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, अगर हम फिर से अगर आपसे पूछे कि बताओ कि यहाँ पर अननोन्स की वैल्यू कितने हैं, तो कहेंगे सर देखिए एक तो अननोन्स मेरा टेंशन था, एक मेरा एक्सीलरेशन हो गया। हम अगर एक इक्वेशन और लिखे तो एक इक्वेशन और बढ़ गया, एक अननोन की वैल्यू एक अननोन और बढ़ गया, वह था आपका अल्फा। तो सर मेरे पास 3 इक्वेशन और मेरे पास अननोन 3 है और इक्वेशन मेरे पास 2 ही है, इसका मतलब हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, हमें कोई एक इक्वेशन और चाहिए। सर वह इक्वेशन कहाँ से आता है, जरा गौर से देखेंगे। अगर आप गौर से देखते हो सर तो हमको बताओगे आप कि ये वाला वैल्यू अगर आप गौर से देखते हैं इस पॉइंट को, तो सर हमें इस पॉइंट के बारे में आप बताएंगे, करेक्ट बता दीजिए। अगर इस पॉइंट को आप गौर से देखते हैं तो यह पॉइंट का हमें पता है कि यह नीचे की ओर सर कितना से आ रहा होगा, तो सर यह वाला अल्फा आर से आ रहा होगा। कहाँ, अरे यह घुमा इस पॉइंट का अगर हमें देखते हैं आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कहाँ सर ए टी इक्वल टू अल्फा आर, अरे भैया ये वाला ए टी हमारा है, ये हमारा ए टी है। उसी तरह से सर अगर हम आपसे पूछें अगर यह पॉइंट अगर ए से आ रहा होगा तो ये भी तो पॉइंट, दोनों का एक्सेलरेशन तो सर सेम ही रहा होगा। कहाँ, हाँ सर, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं सर कुछ और नहीं, यहाँ पर ए टी इज इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे सर ए के बराबर, और हमें पता है ए टी के वैल्यू सर अल्फा आर इज इक्वल टू ए है। इक्वेशन नंबर मेरे पास 3 आया और हमारे पास अननोन भी 3 है, तो कहेंगे आफ्टर सोल्विंग इक्वेशंस, कहाँ कहेंगे सर, आफ्टर सोल्विंग द इक्वेशंस वी गेट वैल्यू ऑफ किसका, टी का सर, ए का और अल्फा का। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ, हाँ सर, इस तरह से आपका, हाँ जहाँ आपका अगर मान लेते हैं अगर ये वाला क्या सर, अगर ये वाला डिस्क रहा होगा तो आई की जगह पे mr/2, मतलब अलग अलग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको पता होगा, वहाँ पर आप पुट करेंगे, उसके लिए आपको आंसर या कह सकते हैं कि अननोन की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। उसी तरह से एक बात और बताएंगे, ये कहेगा ना कि मान लीजिए इसका मास अगर m1 है, इसका मास आपका m2 है, इस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आई, और ये वाला इसका रेडियस सर आर दे रखा। कह रहा है इसका बताओ एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग हमें बताना है। देखो एक बात बताते हैं, आपने अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ा था सर, आपने पढ़ा था कि अगर यह वाला अगर पुल्ली है तो कुछ ना कहा जाए तो आइडियल, और आइडियल पुल्ली का मतलब होता था सर कि उसके मास लेस हो, वह मास लेस होने का मतलब मास की वैल्यू 0, और मास लेस 0 होने की वजह से आप कह सकते थे इसके दोनों एंड पर फोर्स जिसे आप टेंशन कहा करते थे उस टेंशन की वैल्यू सर इक्वल हुआ करता था। अच्छा यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो यह रोटेट करेगा साथ में साथ, क्योंकि फ्रिक्शन लेस भी नहीं है, क्योंकि जब हम आइडियल पुल्ली पढ़ा करते थे तो वहाँ पर मासलेस के साथ साथ फ्रिक्शनलेस भी पढ़ा करते थे, और वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है। यहाँ पर अपने टेंशन की वैल्यू बराबर कर दिया करते थे, मगर यहाँ पर बराबर नहीं होगा क्योंकि यह रोटेट करेगा तो इसे नेट फोर्स की वैल्यू अलग अलग चाहिए। अगर हम कह देते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सर यहाँ पर ना m1 m2 जो है आपका बड़ा है सर m1 से, तो हमें पता है कि सर ये वाला इधर की ओर से आ रहा होगा, ये नीचे की ओर आ रहा होगा, और सर यह वाला हमारा मास सर ऊपर जा रहा होगा। हाँ या ना सर, ये कहाँ जा रहा होगा आपका ऊपर। भाया तो वैसे काहे होता है, ये वाला आपका सर ऊपर की ओर जा रहा होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन सर एंड का बराबर होता है, ये तो हमें पता है। कहा हाँ सर। अच्छा उसी तरह से जब यह रोटेट कर रहा होगा तो सर इसका भी एक एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा सर, जिसे हम अल्फ़ा कह देते हैं। अच्छा अब बात आता है सर कि यहाँ पर अगर हम टेंशन टी लगाते हैं, अगर हम m1 का एबीडी बनाएं तो सर टेंशन टी, और हमें बताएंगे आप टेंशन टी, और नीचे की ओर अगर हम यहाँ पर फोर्स दिखाएं, नीचे की ओर अगर फोर्स दिखाएं सर तो नीचे की ओर कोई फोर्स और नहीं आपका, और नीचे की ओर फोर्स आपका m1 × g आप लगा पा रहे होंगे। हाँ सर। अच्छा अगर यहाँ से हम अगर आपकी बात मान लें, हम कह दें सर यहाँ पर भी टेंशन टी ही है और नीचे की ओर फोर्स आपका m2 g के बराबर है। कहा ठीक सर। अब एक बात देखना, यह टेंशन की वैल्यू सेम हमने क्यों माना। कहा सर आपने अभी तो बताया कि ये आइडियल पुल्ली होगा तो अब टेंशन टी की वैल्यू दोनों ओर सेम होता है, मगर हमने यहाँ पर तो बोल रखे हैं कि आपका एक रिजिड बॉडी है, रोटेट करेगा, या फ्रिक्शन लेस भी नहीं है, क्योंकि ये रोटेट करने के लिए से फ्रिक्शन लेस, अगर फ्रिक्शन लेस होता तो ये आपका इस पर रोप आपका स्लिप करेगा, या इसमें साथ में रोप ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू अलग होगा, एफ नेट की वैल्यू अलग चाहिए हमें। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा। तो सर यहाँ पर हमें टेंशन T1 मानना होगा, यहाँ पर टेंशन T2 मानना होगा। हाँ यहाँ से यहाँ तक अभी भी थ्रेड के बारे में कुछ ना कहा गया तो हमें पता है कि थ्रेड आइडियल ही है, इसका मतलब थ्रू आउट द टेंशन बराबर रहा होगा। यहाँ पर भी सर टेंशन आप T1 दिखा पा रहे होंगे।
सिमिलरली सर ये वाला इंड के लिए अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर टेंशन ऑफ T2 दिखा पा रहे होंगे। कहाँ, हाँ सर। अब एक आपसे बात पूछते हैं जरा, यहाँ पर आप अगर आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू एम में आप अप्लाई करते हैं इस ब्लॉक पे, तो इसका एफ नेट सर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे टेंशन T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। यहाँ पर सर ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 हुआ। कहाँ से, उसी तरह से अगर आप M2 पर अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं जो क्या कहता है सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या वहाँ पर हमें पता है वो फोर्स नहीं, वो एफ नेट फोर्स होता है, वो भी एक्सटर्नल वाला, तो यहाँ पर वो हमें पता है दोनों ही एक्सटर्नल ही इसके लिए, ये तो पॉइंट मासेज है ही। तो सर नीचे की ओर आप लिख पा रहे होंगे सर M2G और माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए के बराबर। यह इक्वेशन नंबर सर आपका 2 है। अगर आप यहाँ से गौर से देखते हैं सर, तो अगर अननोन्स की वैल्यू अगर आप हमसे पूछें अननोन्स की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर एक अननोन आपका T1, एक अननोन आपका T2 और एक अननोन आपका A। इक्वेशन 3 है, मेरे पास अननोन है कितना है, इक्वेशन मेरा 2 है सर, अननोन्स मेरे पास 3 है, इक्वेशन मेरे पास 2 है। तो फिर से वही बात हमें बताइएगा, जरा देखिएगा। अगर इस, अच्छा एक बात और, तो हम तीसरा इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं सर, कैसे पहले बताओ, तो टेंशन का हम टॉर्क लिखेंगे, तो कहेंगे फिर से एक बात आएगा सर, अगर आपने इस रिजिड बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप आई माने हैं तो इसका कुछ ना कुछ मास रहा। कहाँ, हाँ सर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर क्या इस mg का भी टॉर्क लेंगे। भैया एक बात बताइए, हमें क्या पता है कि जब भी अगर हम टॉर्क अभी हम लेंगे कहाँ पे, प्योर रोटेशन में, तो हमने पढ़ा है कि हमेशा आप फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही लें, या आपका इस एक्सिस के अबाउट। अगर इसका ये सेंटर ऑफ मास नहीं, तो मान लो ये यहाँ के अबाउट रोटेट करता, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं, फिर तो वो उल्टा कोई और ही पाथ होगा एक्चुअल में, ठीक है, फिर वह सर्कुलर ये ब्लॉक होगा नहीं। अगर इसके अबाउट ये रोटेट नहीं करेगा, अगर इसके अबाउट अगर आप रोटेट करवाएंगे तो आप समझ पा रहे होंगे ये नीचे कुछ ज़्यादा फिर ऊपर कम, नीचे कुछ ज़्यादा फिर ऊपर कम, इसका कुछ पाथ कुछ और है। अभी फिलहाल के लिए वहाँ पर दिमाग नहीं देना, उसके यह भी केस हम लोग जब कंबाइंड मोशन पढ़ेंगे तो हम आपके लिए आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, ये आपका सेंटर ही है, तो इस पर ही आपका क्या लगेगा इसका सर mg लगेगा, और हमें पता है कि mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 आने वाला है, तो उसका हम बात नहीं करेंगे। अगर आपकी मर्जी मानना भी तो अब दिखाना है तो सर दिखा दीजिए कि सर यह एम है, तो यहीं पर आपका एक फोर्स आपका कैपिटल M इंटू जी लग रहा होगा। कहाँ, ठीक सर। अब देखना इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टेंशन टॉर्क लेते हैं T1 का, तो आप R की वैल्यू सर कौन काम कर रहा होगा सर, ये वाला आपका R का वैल्यू काम कर रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सर, ये वाला किसका काम कर रहा होगा, R का, R परपेंडिकुलर का, ठीक है। उसी तरह से जब इसका लेंगे तो ये भी आपका R का काम कर रहा होगा। मगर एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमने जब आपको बोला था कि टाउ इज इक्वल टू जब आई अल्फा लिखें तो आप हमेशा कोशिश करें कि अल्फा के डायरेक्शन वाले के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही टॉर्क लिखें। हाँ सर नहीं बुझाया, चलो आप मान लेते हैं, तुम ना टॉर्क कैसे लिखोगे, तो T1 इंटू आर कहाँ गया सर, बाहर की ओर, तो T1 इंटू कैपिटल आर। सर T2 टॉर्क कहाँ गया, आप यहाँ लिखेंगे सर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू आप अल्फा लिख देंगे, और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कहा क्यों सर, देखो एक बात बताओ, हमने क्या बोला, आप टॉर्क और अल्फा का, क्योंकि आपने यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा है, तो हमें पता है ना कि किसी भी प्लेन में या अल्फा को बारे में बोल दीजिए या फिर टॉर्क के बारे में, कि दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड पाम रूल से निकाला जाता है, और हमें पता है कि वह या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, या तो इनवर्ट्स जा रहा होगा, या तो आउटवर्ड्स प्लेन से बाहर आ रहा होगा। कहाँ, हाँ सर। तो हुआ क्या, आपने यहाँ पर ना तो टेंशन की, यहाँ देखो नेट फोर्स, आपने नेट टॉर्क इधर लिखा सर आपने बाहर की ओर। कहा कैसे, अरे भैया T1 को आपने पॉजिटिव माना, T1 आर को। कहा ठीक सर। अब मगर यहाँ पर अल्फा को अगर गौर से देखते हैं तो अल्फा आपका अंदर की ओर है। इसका मतलब ना जब आप टॉर्क लिखें तो आप हमेशा अल्फा के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या करना होगा सर, इसको मिटाएंगे और हम लिख पा रहे होंगे सर क्या, पहले T2 का टॉर्क लिखेंगे सर अंदर की ओर, तो T2 इंटू आर, क्योंकि अल्फा भी अंदर की ओर ही था इसलिए हमने इनवर्ट्स के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव पहले ही मान लिया। T2R माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आप लिख पा रहे होंगे सर। यह इक्वेशन नंबर मेरा 3 था, मगर आप फिर से देखोगे तो ये क्या गजब हुआ है सर। देखो अब गजब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से अननोन्स फिर से लिख ले जाए ना सर, तो अननोन्स एक आपका T1 है, एक आपका T2 है, एक आपका A, एक आपका अल्फा है। अननोन्स मेरे पास 4 आ गए। कहाँ, ठीक सर। और मेरे पास इक्वेशन अभी भी 3 ही है, तो सर एक इक्वेशन फिर से घट गया। तो बात वही है कि एक इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा सर। एक बात बताओ, अगर इस इंड का अगर आप गौर से देखते हैं सर, इस इंड को, तो आप हमें बताएंगे यह इंड ऊपर की ओर यह कितना सा, अगर टेंजेंशियल 80 अगर हम देखें, और यही सेम चीज़ है सर यहाँ पे ऐसे बना दें, हम ज़रा दिखा देते हैं आपको। ये रहा सर, आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है।
तो हमने क्या कहा कि अगर ये वाला अगर आप 80 से जा रहा होगा सर और ये वाला यही पॉइंट टी से जा रहा होगा, हमें पता है कि यह प्योर रोलिंग कर रहा है, तो यह इंड का पॉइंट इस इंड का इस पॉइंट का एक्सिलरेशन सेम ही होना है, मतलब कि a इज इक्वल टू 80 के बराबर। तो सर यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 80 लिख पा रहे होंगे और a का वैल्यू तो यही है और 80 का वैल्यू अल्फा इंटू आर होता है। यह इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया, 3 हो गया सर, 4 हो गया। आपके पास अननोन भी 4 हैं और इक्वेशन भी 4 हैं, आप आराम से सोल्व करेंगे और आपका अननोन्स की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लिख हम दे देंगे। अभी करना एक सवाल हम करवा के दिखाते हैं। आफ्टर सोल्विंग दीज इक्वेशंस we get the value of unknowns, we get the values of unknowns। ठीक है सर, आशा आप समझ पा रहे होंगे। इस पर मैं छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर देखिएगा, कहाँ भाया तुम कहाँ चल गए हो, तुम हमें छोड़ के आ जाइए। देखिए एक छोटा सा एकदम फुद्दू सा सवाल है, क्योंकि हमें आपको समझाना था इसलिए हम एक छोटा सा सवाल ले लिए हैं। बाकी हमने आपको बोला है कि जितना अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कहीं अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं अच्छे सवालों का। तो लगभग लास्ट में अगर हमें पास टाइम हम बचाएंगे, चिंता ना करिए, क्योंकि हमें 1 मार्च से ही आपका नया बैच स्टार्ट करना है, तो उसके पहले हम लोग कर लेंगे। लगभग 2 से 3 क्लास हम लोग प्रैक्टिस के लिए कराएंगे, जिसमें धुआंधार बहुत अच्छे सवाल लेंगे। अभी तो आपको बस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया, तो उसका अप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वही हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल को जरा पढ़िएगा तो क्या कह रहा है कि यह डिस्क, हाँ देखो डिस्क दे रखा है। डिस्क देने का मतलब है यह आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सर आपका mr²/2 हो गया। अगर हाँ सर ये वाला इसका रेडियस अगर आप r मानते हैं तो ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आप वीडियो को पहले करिएगा पॉज और खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बनाने की खुद कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एज सोन इन फिगर। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट डिसेंड्स थ्रू अ हाइट h। अच्छा रुकिएगा, हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ना, अच्छा दोनों का मास पहले तो आप m ही मान लेंगे। कहा ठीक सर। यह कह रहा है कि यह जब हम यह आपका इस एक्सिस के बाद जब रोटेट कर रहा था तो यह आपका नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो हमें पता है कि इसका क्यों जिससे यह नीचे जाएगा तो mg का वैल्यू तो कांस्टेंट लग रहा है, तो आपका नेट फोर्स नीचे ही है आपका, तो इसका स्पीड बढ़ता रहेगा कि नहीं। तो जब यह आपका हाइट h, अगर यहाँ से भी अगर हाइट या h नीचे आएगा उस टाइम पे इसका वेलोसिटी इसी का पूछा है। रिलीज द रेस्ट द स्पीड ऑफ ब्लॉक, हाँ ब्लॉक का स्पीड कितना होगा निकाल। हम एक चीज़ और आपसे पूछ लेंगे, बताओ जिस टाइम पे यह हाइट h नीचे गया होगा उस टाइम पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो अब हम आपसे हम ये भी पूछेंगे तो आप बताएंगे। हमने 2 चीज़ पूछा है, एक चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि हो क्या रहा है। हमने इसको छोड़ा, अब यह इस एक्सिस का घूमना स्टार्ट करेगा या नीचे आना स्टार्ट होगा। अब नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका फोर्स एक नीचे की ओर mg लग रहा होगा। तो सर इसका आप मान लीजिए कि यह इसका FBD बनाएंगे तो नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर सर टेंशन T लग रहा होगा। कहाँ सर, तो अगर आप टेंशन T लग इसका अगर F इक्वल टू m में अप्लाई करेंगे तो पहला इक्वेशन अब सर आप लिख पा रहे होंगे mg - T। हाँ सर यह वाला मान लीजिए यह a एक्सीलरेशन से जा रहा है और यह वाला आपका अल्फा से रोटेट कर रहा है। एक बात और समझने वाली बात है, क्या सर इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ एक बात बताओ, देखो सुनना, अरे हर कुछ पीछे लॉजिक थोड़े चीज़ धीरे धीरे समझोगे और अच्छे समझोगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई टफ सवाल नहीं होता। जे एडवांस कुछ और नहीं करता, आपसे 4 5 6 3 3 4 मतलब एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मिला करके वो आपसे सवाल पूछेगा। जे मीन्स क्या होता है, वो एकदम आराम तुच्चा सा सवाल, एकदम हलवा पूड़ी सवाल पूछ देगा, बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट बेस का। एडवांस ऐसा नहीं करता। अभी हम लोग आने वाले रोटेशनल इक्विलिब्रियम का देखना अच्छे, उसमें भी कुछ सवाल हम लेकर आज आए हैं आपके लिए। एक बात बताना, हाँ तो हमने क्या कहा सर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स वैल्यू कांस्टेंट होना पड़ेगा। कहा हाँ सर, तो देखो आपका टेंशन तो हमेशा थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपका टेंशन सेम ही है और mg तो हमेशा कांस्टेंट है ही है। तो आपका कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे यह आएगा, पक्का। हाँ तो बताओ कि जब यह mg - T इज इक्वल टू कितना कहेंगे सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू आप a लिख पा रहे होंगे, यह इक्वेशन नंबर 1 होगा। कहा ठीक सर। उसी तरह से मेरे पास अननोन अभी टेंशन और ए है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद टॉर्क लेना स्टार्ट करेंगे। तो जरा टॉर्क लेंगे तो आपको पता है कि यह हमारा किसका काम करेगा सर, यह आपका आर का काम करेगा। कहा हाँ सर आर तो काम करेगा। तो जब हम टेंशन का टॉर्क लेंगे तो टी, फिर से वही, अगर मन है सर इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी इसका मास सेम दे रखा तो mg तो लगाएंगे भैया, आप mg लगा लेंगे, मगर mg का कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है नहीं। आप लगा दीजिए, दोनों का मास सर सेम ही है, ठीक है।
तो जब आप टेंशन का टॉर्क लेंगे सर तो टी इंटू आर आप लिख पा रहे होंगे इज इक्वल टू आई। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर एम आर स्क्वायर बट्टा, हाँ दो ही होता है, अब क्या करोगे, हम भुलक्कड़ हैं, एम आर स्क्वायर, हाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका अल्फा, इक्वेशन नंबर आपका 2 लिखेंगे। अच्छा एक बात बताना, हमारे पास अननोन सर एक टेंशन एक एक्सेलरेशन एक अल्फा, मतलब मेरे पास अननोन की वैल्यू अननोन 3 है और मेरे पास इक्वेशन सर अभी 2 ही है, और हमें पता है कि जितने इक्वेशन अननोन्स होते हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए उस अननोन्स की वैल्यू को निकालने के लिए। कहाँ, हाँ सर, तो हम तीसरा इक्वेशन कहाँ आप किसके पास जाएंगे, हम तीसरा इक्वेशन जाएंगे पास आपके ये वाला पॉइंट पे आपका, सर किस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे। तो सर यह वाला पॉइंट कुछ और नहीं, ये वाला मान लेते हैं सर, यह 80 से नीचे आ रहा होगा। कहा हाँ सर, और ये 80 का वैल्यू कितना है सर, आपका अल्फा आर होता है। और बताओ कि यह वाला पॉइंट नीचे की ओर ए से ही तो आ रहा है, तो कह सकते हो कि सर सो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर के बराबर। यह इक्वेशन नंबर मेरा आपका 3 हो गया। कहाँ, ठीक सर, जरा इसको सोल्व करते हैं, जरा देखना तो आपका हमें चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अल्फ़ा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो ए बटा आर आ जाएगा। यहाँ से मैं निकाला, हम इस अल्फ़ा की वैल्यू जरा इसमें अगर पुट करें तो सर आप क्या बताएंगे, टी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटा 2 और इंटू अल्फ़ा की वैल्यू सर आपका ए बटा आर आप लिख पा रहे होंगे। ए आर से आर खत्म जाएगा और एक आर से आर ए भी खत्म हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है सर टेंशन का वैल्यू कुछ और नहीं, आप यहाँ पर एम ए बटा 2 लिख पा रहे होंगे। अब यह टेंशन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं सर तो बताओ देखो क्या होगा, सर होगा आपका कुछ और नहीं सर, यह एम जी और माइनस टेंशन की वैल्यू सर आपका एम ए बटा 2 और इज इक्वल टू सर आप लिख पा रहे होंगे एम इंटू ए की वैल्यू। तो सर यहाँ से एम जी इज इक्वल टू 1/2 उधर लेके जाएंगे, 1/2 + 1 करेंगे तो सर 3/2 एम इंटू ए आ रहा होगा। यहाँ से ए से खा जाएंगे तो सर ए का वैल्यू अब 2g/3 आ रहा होगा। ठीक है, एक बात, एक सेकेंड सर, ठीक है सर 2g/3 आ रहा है। एक बात और बताएंगे हमें, जब एक्सेलरेशन आ गया तो आपसे पूछा ना, जब इसे रिलीज किया गया तो जिस टाइम पे रिलीज किया गया होगा इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी सर u का वैल्यू कितना होगा सर, 0 होगा। अब यह मान लो कि सर यह वाला ब्लॉक कितना आ गया सर, यह वाला ब्लॉक आपका नीचे एच हाइट आ गया, यहाँ तक आ गया सर, ये ब्लॉक कहाँ गया, यहाँ तक आ गया ये वाला ब्लॉक। ठीक है सर, ये ब्लॉक आपका एम हाइट, यह वाला कितना हाइट है सर, तो ये वाला इसका हाइट एच है, तो यहाँ पर इसका स्पीड पूछा है, भी का वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या कहेंगे सर कुछ और नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप तब वहीं लगा पाएंगे जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो सर हमें पता है बिल्कुल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तभी हम ये इक्वेशन यूज कर पा रहे होंगे। तो सर वी का वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर, यू का वैल्यू रिलीज किए हैं तो 0 आ रहा होगा सर, 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू सर 2g/3 और एच का वैल्यू एच के बराबर। तो बताओ यहाँ से आपका, तो सर भी का वैल्यू √ क्या आ जाएगा सर आपका 2 दूना 4gh 4gh/3। ये तो हो गया इसका इस स्पीड, मतलब उसी टाइम पे अगर डिस्क का अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा तो आप बताने की कोशिश करेंगे। सर देखो कहीं आराम से ये तो बहुत छोटा सवाल है, पूछे हमसे सर का, तो सर देखिए एक बात बताएंगे हमें कि हम कहते हैं ना कि ये वाला जिस टाइम पे यह भी है उस टाइम पे यह इसका एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा। कहाँ सर, तो एक बात होता ना, हमने अभी बताया कि जिस यह एंड पॉइंट से जितना यह नीचे की ओर स्पीड होगा वह इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा। और आपने पढ़ा है कि ना टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसे कहते हैं उसी को सर्कुलर मोशन में भी परपेंडिकुलर के नाम से हम जानते हैं। कहा उल्टा बोल दीजिए सर, नहीं सही है, आपको उल्टा सुनने में अभी हो सकता है कि भी परपेंडिकुलर और भी टेंजेंशियल का मतलब अलग लग रहा होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी अब फिलहाल इतना ध्यान रख लेंगे सर, ये वाला वेलोसिटी सर, यह वाला मान लेते हैं सर, यह वाला एंड की वेलोसिटी सर ओमेगा इंटू आर, भी इक्वल टू ओमेगा होता है और यही ना वैल्यू भी के बराबर होगा। मतलब अगर हमें ये सोचा एट दिस इंस्टेंट, कहाँ पे लिख दे सर, एट दिस इंस्टेंट अगर हमें ओमेगा चाहिए तो ओमेगा मतलब ओमेगा किसका सर, डिस्क का, तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू भी के बराबर। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू v/r लिख पा रहे होंगे और भी का वैल्यू सर कुछ और नहीं, ये आप निकाल हैं 4gh और बटा इसको अगर अंदर हम r को लेके चले जाएं तो 3r² आप लिख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है? तो ये हल्का सा सवाल था, बाकी इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आप जाइए और उठा के बनाइए, आप PYQ लगाइए, आपके हर सवाल बनेंगे। एक सवाल और हम जल्दी से देख लेते हैं, PYQ शायद मेरे पास है, हमारे पास है, हम मेर कैसे बोल सकते हैं, का हो देवा गुरु घंटाल दास, अच्छा कहीं होगा,
अब उसे ढूंढने के चक्कर में हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हम आखिरी में आपको हम बोलें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करवाएंगे आपको, ऐसे हम देख लेते हैं कि नहीं। सर लगता है हमसे हमें लगता है कि हम भुला गए हैं इस स्लाइड में लगाने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम लास्ट में देख लेते हैं, अगर होंगे तो हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सवाल सर वैसे ही लगाएंगे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से आप प्योर रोटेशन का सवाल आप सोल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप जाइए कोई भी सवाल लगाइए प्योर रोटेशन का, आराम से बनेगा, बहुत हल्का है, ठीक है। हाँ अभी आप देखेंगे, अभी हम लोग प्योर रोटेशन ही चल रहे हैं। अभी हमने क्या 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 सर ट्रांसलेशनल मोशन तो कब का छूट गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया प्योर रोटेशन मोशन। प्योर रोटेशन में हमने पहले काइनेमेटिक्स किया, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। फिर उसके बाद हम लोग डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन कर रहे थे। डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ सीखा। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा, दूसरा टॉर्क सीखा, फिर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट, फिर उसके एक्सिस के अबाउट। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और अब हम लोग कहाँ पे सीख पा रहे हैं सर, अभी हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम चल रहे हैं। क्या होता है फिर यह एक बार प्योर रोटेशन अभी और आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा अभी चिंता ना करिए, जहाँ पर आएगा वो आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले में। मतलब कि सीधी सी बात है, अब लोग प्योर रोटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, टॉर्क निकालना सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबके लिए कह सकते हैं। और अभी हम लोग सीखेंगे प्योर रोटेशन में ही एंगुलर मोमेंटम निकालना। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो हम आज डिस्कस करते हैं और अच्छे अच्छे सवाल भी आज करते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं तो चलिए स्टार्ट हो जा फिर से। तो नया पेज निकालो और हेडिंग डालोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहले तो एक बात बताएंगे, देखो सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है। इक्विलिब्रियम देखो, अगर कोई भी पार्टिकल अगर आपका इक्विलिब्रियम में है ना सर, तो सीधी सी बात है कि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर आपका 0। अच्छा एक बात बताओ तो सर, एक बात, अगर नेट फोर्स 0 होना और क्या वेलोसिटी का 0 होना, दोनों का मतलब सेम है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, अगर तुम सोच कर मुंगेरिया हमारी बात बताना, अगर मान लेते हैं यह आपका ब्लॉक है और यह सर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है सर, v = कांस्टेंट, ठीक है। अब इसलिए जाते क्योंकि यह स्मूथ है आपका, तो यह कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। v = कांस्टेंट से यह मूव कर रहा है, इसके वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या यह इक्विलिब्रियम में है? सोच कर बताना। देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मोशन से कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब ना एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम अलग होता है, और सिर्फ अगर आपसे इक्विलिब्रियम पूछे तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप कह दोगे कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नेट फोर्स 0 है तो वह पार्टिकल मूव करे ना करे हमसे उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में है, हाँ अगर जिससे देखो यह पार्टिकल के बारे में अगर पूछे, यह ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 हुआ, एक्सेलरेशन 0 होने से इस पर एफ नेट की वैल्यू 0 हुआ, तो वह पार्टिकल अभी भी इक्विलिब्रियम में था। तो कहेगा सर वो फिर मूव कैसे करता है? भैया उस शुरुआत में उसको कोई फोर्स लगा दिया होगा, ठीक है, मूव करने के लिए। अब वह मस्त मूव कर रहा न्यूटन से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम मिटाए काहे के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं। हमने क्या कहा सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जरा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जरा एक लाइन इसमें, इक्विलिब्रियम। देखो अगर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सी एक बात होता है कि सर इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए। क्या कहा सर आपने कि सर कुछ और नहीं, कुछ और नहीं सर, यह आपका इस पे नेट फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स यार लिख देते हैं अच्छे से, एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को हम लोग शॉर्ट में सर ऐसा लिखा करेंगे, इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एज वेल एज, अब क्या हुआ सर लिखते हैं हम एज वेल एज नेट टॉर्क इज 0, एज वेल एज नेट टॉर्क ऑन इट इज 0। और एक बात फिर से डाउट आएगा सर, एक बात बताइए, हम टॉर्क और फोर्स की जब बात कर रहे हैं तो ये इंटरनल की बात करेंगे एक्सटर्नल की बात करेंगे? देखो ऑब्वियसली एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि चाहे रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना हो या आपका ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना हो, तो सीधी सी बात है वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बोल दी या एक्सटर्नल टॉर्क बोल दी, दोनों एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क ही रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा एक बात बताना तो बताओ कि अगर कहते हैं कि अब जो इक्विलिब्रियम होता है ना सर आपका, वह 2 टाइप का होगा। कहा कौन कौन सर?
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सर वो आपका एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है सर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सर दूसरा होता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इससे सीधा सी बात है कि सर कि इफ नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ अगर नेट फोर्स जीरो है तो वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह से अगर आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, तो सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या सर, इफ नेट टॉर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन, बस इतना ही लिख दीजिए ना, ऑन इट जीरो। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर एक बात समझना, तो अगर इक्विलिब्रियम बोलेगा तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा सर कि सर पहली बात आपका कि टाउ नेट का वैल्यू भी जीरो होगा। ठीक है सर, और दूसरा सर आपका एफ नेट की वैल्यू भी जीरो होगा। कहाँ, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीखे थे, मगर उसका यहाँ पर भी यूज होगा, उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा आप समझ पा रहे होंगे, इसे आप लिखिएगा। अच्छा देखो, ऐसे एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है सर ये वाला, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका फोर्स इधर से आप लगा रहे हैं F1 वेक्टर, आप लगा रहे हैं बताओ कि इधर की ओर आपका F2 वेक्टर, ठीक है, F2 वेक्टर, और एक आपका इधर की ओर लगा रहे हैं आपका F3 वेक्टर। तो जितना भी फोर्स इस पर अगर आपका सम अगर जीरो है तो आप कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन। अगर कहते हैं कि इफ़, यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ अगर आपका F1 वेक्टर सर प्लस F2 वेक्टर और सर प्लस F3 वेक्टर, और हमें पता है किसी भी वेक्टर को ऐड करने का तरीका वह सर कुछ और नहीं, वह वेक्टोरियली होता है और उससे आपको ऐड करना आता है। सर वैल्यू जीरो होगा तो आपका देन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। हम आपसे एक बात पूछते हैं, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आसान था, हम आपसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में जरा पूछते हैं। एक बात बताओ कह रहा है क्या, अब हम एक बात बताएंगे, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं मतलब ये आपका क्या है सर, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला टॉर्क होता है, हाँ या ना। तो हम कहते हैं अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब वो हर पॉइंट के अबाउट उसका नेट टॉर्क क्या होगा आपका सर, जीरो होगा। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो जिस एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो होगा तो उस पॉइंट के अबाउट कह सकते हैं कि वह बॉडी रोटेट नहीं करेगा। अब एक बात सुनना, हमारा अच्छा समझना, तो क्या सर कोई एक ऐसा खास पॉइंट होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में या ऑब्जेक्ट पर कि जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा और वह उसके अबाउट रोटेट नहीं करेगा, बाकी के अबाउट रोटेट कर सकता है? कहा नहीं सर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, मतलब वह किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन नहीं रखेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। सर नहीं बुझाया, हम आपको बुझाते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, इस पर एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सर एक रॉड दे रखा है और आपका अच्छा ये वाला लेंथ सर दिया हुआ रहना चाहिए। अच्छा हम चेक कर लेते हैं, हमसे कहाँ करोगे हम मिस्टेक, हम कर देते हैं। इसका लेंथ सर दिया हुआ है L/4, क्या दिया हुआ है सर, ये आपका लेंथ देवा तुम ऐसे काहे होते हो, ये सर आपका लेंथ दिया हुआ है आपका L/4, ठीक है सर, ये लेंथ आपका L/4 दिया हुआ है। आपसे पढ़िएगा कैरेक्टर डिटरमाइन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। देखो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आपका L/4 है तो सर कहीं इसका L/2 डिस्टेंस ये वाला रहा होगा, और L/2 सर कौन सा सर, तो ये आपका हम मान लेते हैं सर ये आपका L/2 डिस्टेंस है, और सर ये भी डिस्टेंस कितना आपका सर, कह रहा लग तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लगना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बताओ कि अगर हम आपको बताएं कि सर यहाँ पर अगर आप फोर्स बताओगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर, इस पर एक mg फोर्स लग रहा होगा, कहाँ, हाँ सर एकदम बढ़िया है। ये वाला फोर्स यहाँ पर सर इसका अगर इसका मास m है तो m/g यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी हमेशा सेंटर या मिड पॉइंट पे नहीं लगेगा अगर आपका यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तब, और कुछ ना कहा जाए तो यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा अगर हम अब देखते हैं यहाँ पर सर हम इस पर टेंशन हम सर आपका T1 मान लेते हैं, सर यहाँ पर टेंशन आपका
T2 मान लेते हैं। अब देखो अगर पार्टिकल बोला है कि अगर यह आपका इक्विलिब्रियम में, अगर यह रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि टॉर्क के साथ साथ नेट फोर्स भी 0 होने चाहिए। तो हमें पता है कि सर नेट फोर्स आपका अपवर्ड और नीचे की ओर ही तो फोर्स लग रहा था, दोनों का सम आपस में बराबर कर दो, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, या फिर कह दो कि सर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो जब इस पे आप बराबर करेंगे तो बताओ कि T1 आपका ऊपर, T2 आपका ऊपर और mg आपका नीचे, तो माइनस mg इज इक्वल टू 0 कर पा रहे होंगे। और यहाँ से वैल्यू बताओ कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू आप mg लिख रहे होंगे। कहा ठीक सर, इक्वेशन नंबर इससे आप ए मानेंगे। एक बात और बताएंगे, देखो एक बात और, तो सर अगर आपका अब हमें क्या चाहिए सर, T1 और T2 चाहिए, तो T1 और T2 क्या है सर आपका, दो अननोन से हमारे पास इक्वेशन एक है, तो वही हम चलेंगे अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब एक बात समझ में आना चाहिए कि सर हाँ सर बताइए, हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लें, इस 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 पॉइंट के अबाउट के लिए। एक बात और हम आपसे पूछ लेते हैं, सर आप ना हमें जरा एक्स का जरा वैल्यू बताइएगा कितना होगा। तो सर कहेंगे देखिए एक्स का वैल्यू अभी चलो पूछ ही ले, जब जरूरत पड़ेगा तभी पूछ लेंगे, हम आपसे बता रहे हैं बस सुनना। कहा सर सिंपल सी बात है कि अगर हमें टॉर्क लेना है ना, तो हम क्या इस एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, क्या इस एक्सिस के अबाउट लें या इस पॉइंट के अबाउट लें। हम पॉइंट यहाँ सर मार्क कर देते हैं, मान लीजिए सर यह पॉइंट आपका P है, सर यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास को हम O मान लेते हैं, यह सर पॉइंट आपका हम Q मान लेते हैं सर, और PQ इस पॉइंट को हम R कह देते हैं। अब समझना, हमने कहा ना कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो यह ऑब्जेक्ट पर किसी भी पॉइंट के अबाउट इस पर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 आने वाले हैं। कहाँ ठीक सर, पक्का? तो कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेते हैं तो वह उसकी वैल्यू बराबर ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम आपको करके भी दिखाते हैं। कहा कैसे सर, तो अगर मान लेते चलिए पहला हम लेते हैं नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू हमें करके 0 करना है। जरा P पॉइंट के अबाउट लेने से देखो फ़ायदा यह होगा ना कि अननोन्स की वैल्यू जल्दी जल्दी निकलेगा। कहा सर कैसे, क्योंकि जब आप पॉइंट P के अबाउट अगर टॉर्क लेते हैं तो एक अननोन को आप खा जाते हैं। अरे भैया T1, तो यहाँ से मैं आपको एक सजेशन बता रहे हैं कि जब भी अगर आपका टॉर्क वगैरह हो ना लेना, तो आप कोशिश किया करें ना कि एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लेने के लिए जिस पॉइंट के अबाउट आपका एक अननोन्स की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब एक अननोन्स कम हो जाए। ठीक है, तो काम हम लोगों का आसानी से हो जाएगा, आएगा आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको करके भी दिखाते हैं। कहा कि देखिए सर अगर टॉर्क के अबाउट अगर पॉइंट P इज इक्वल टू 0 करते हैं तो सर इसका टॉर्क T1 का 0। अब देखिए जरा आप यहाँ पर अपने हाथ रखा सर, और mg का टॉर्क आपने लेने की कोशिश किया तो सर इसका टॉर्क इनवर्ट्स जा रहा होगा। तो सर यहाँ पर हम लिखते हैं mg का टॉर्क सर, तो mg। अच्छा अब बताना जरा, ये वाला डिस्टेंस कुछ और नहीं सर l/2 है, और यही वाला आपका r परपेंडिकुलर का काम सर करेगा, पक्का ना सर? ये वाला क्या काम करेगा सर, ये वाला हमारा r परपेंडिकुलर काम करेगा। इसे हम बॉन्ड बीटा खिला ही देते हैं। तुम समझे कि नहीं समझे, तुम्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो सर बताओ ये वाला मेरा r/2 का काम, यही वाला l/2 ही हमें r परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो सर यहाँ पर आप l/2 लिख रहे होंगे। कहा ठीक सर। अच्छा इसका डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि सर हमने अंदर की ओर है इसका डायरेक्शन, मतलब अगर इसका वैल्यू हम पॉजिटिव लिखें मतलब अंदर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, मतलब सर यह वाला डायरेक्शन कुछ और नहीं, हमने पॉजिटिव माना हुआ है। कहा ठीक है सर। अच्छा अगर आप बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर T2 का टॉर्क लेते हैं तो T2 का टॉर्क सर आपका ऊपर की ओर जा रहा होगा, मतलब सर यहाँ पर हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और माइनस कितना सर T2 इंटू, अब देखना हमें सर यह l/2 डिस्टेंस, तो यह x का जरूरत पड़ेगा। तो भाई हम आपसे पूछे थे तो हम चुपके से जरा यहाँ पर x का वैल्यू बता दो। देखो कैसे सर, पूरा यह l/2 और सर इतना आपका निकालना है तो कैसे निकाल, अच्छा एक सेकेंड क्या हमें यह l/4 दे रखा, हाँ l/2 ये दे रखा है सर, और l/4 दे रखा है, तो क्या इतना डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाएंगे सर? कहीं कुछ और नहीं, l/2 माइनस l/4 हो गया। इसको भी सोल्व कर दें। एक हमें ना कमेंट किया, इसलिए हमें डर लग जाता है, कमेंट किया कि सर आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, जरा सा धीरे करिए। तो भैया देखिए हम धीरे ही कर देते हैं। या 4 लिया आपने से, ए देखो बउआ, ए 2 दूना 4 हुआ, ए माइनस एल हुआ, बताओ आपका l/4 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ बताओ कि T2 का जो वैल्यू हम लेंगे सर, तो कुछ और नहीं सर l/2 और प्लस सर आप l/4 लिख पा रहे होंगे। तो सर यहाँ से देखिएगा आप क्या लिखेंगे, mg इंटू l/2 ई माइनस T2, अच्छा इज इक्वल टू 0। अच्छा T2 को हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमने इन्वर्स डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, और इसका टॉर्क जब इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो r क्रॉस f करेंगे तो आउटवर्ड्स आ रहा था। कहा हाँ सर। अच्छा तो बताओ यहाँ से इज इक्वल टू T2 इंटू, बताओ यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो l/2 तो कितना आ जाएगा सर, 4। भैया ये भी कर देते ना तो पता चलेगा, तो फिर से हम सब फोन के तुम ऐसे कहे करते हो,
तो बताओ सर, यह आपका यहाँ पर लिख रहे होंगे सर mg इंटू L/2 इज इक्वल टू 3L इंटू T2 अच्छा बटा 4 हम छोड़ दिए हैं, तो L से L खा जाइएगा सर, 2 दूना 4 खा जाइएगा। तो जरा बता दो हमको यहाँ से T2 का वैल्यू क्या आएगा। T2 का सर वैल्यू आएगा 2mg/3, ठीक है, 2mg/3। अब देखो अगर हमें T1 का वैल्यू चाहिए तो सर T1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और देखो हम सिखाते चलते हैं, आप सीखते चलेंगे। तो बताओ कि हमें पता है क्या सर कि T1 प्लस T2 का वैल्यू किसके बराबर सर, आपका mg के बराबर। कहाँ, हाँ सर mg के बराबर। अब बताना T1 का वैल्यू निकालना है और T2 का वैल्यू कहाँ निकाले हैं सर आप, तो सर 2mg/3 इज इक्वल टू आप mg ले जा रहे होंगे। अच्छा T1 का वैल्यू निकालने के लिए सर कुछ और नहीं, आप mg माइनस कर पा रहे होंगे सर 2mg/3, 3 आप एलसीएम लेंगे, ये भी करके दिखा दे सर, लीजिए 3mg माइनस 2mg, मगर इतना बच्चे की तरह आप नहीं करें, ठीक है, धीरे धीरे खुद को जरा सक कैलकुलेशन के लिए सक्षम बनाइए, mg/3, ठीक है। अच्छा T1 का वैल्यू mg/, अच्छा अल्टरनेटिव जरा देखना, बताना अल्टरनेटिवली हमें अगर T1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, कहेंगे सर देखिए अगर हमें T1 चाहिए ना, हम ना कर देते हैं T2 के बाद टॉर्क 0 कर लेते हैं, आसानी के लिए। देखो क्या करेंगे सर, अगर मान लेते हैं आंसर सेम आएगा सर, हम क्या करते हैं टॉर्क अबाउट Q इज इक्वल टू आप 0 करिएगा, मतलब इस 0 करेंगे तो mg का टॉर्क सर नीचे, मगर एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर R परपेंडिकुलर का वैल्यू सर कौन काम करेगा सर, x करेगा, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर L/4। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो सर यहाँ पर लिखेंगे क्या, mg इंटू L/4 इज इक्वल टू, ये सर आपका बाहर की ओर टॉर्क, आपका इसका टॉर्क T1 का अंदर, तो सर माइनस ले जा करके हम लिख देते हैं या इक्वल टू में डायरेक्ट लिखते हैं सर, कितना T1 इंटू कितना, ये वाला कितना सर आपका L/2 और प्लस L/4, यहाँ सब करेंगे तो T1 का वैल्यू अल्टरनेटिव तरीका से आ जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना तो सेंटर ऑफ मास या कह सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख लीजिए, और T1 प्लस T2 में एक और इक्वेशन बनेगा, और एक इक्वेशन पहले इसमें पता था, तो वहाँ से भी 2 इन 1 सोल्व करके आप निकाल पा रहे होंगे। एक बेसिक सवाल था जिसे आपको सीखना है। अगर इसमें बेसिक सीख गए कि कैसे कैसे हमें टॉर्क लिखना होता है, एफ नेट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, नेट टॉर्क कैसे लिखते हैं, उन दोनों की वैल्यू 0 कैसे करते हैं, आज से आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना मास्टर तो ले लीजिए, कर हमारी लाइफ में बहुत तकलीफ है, आ जाओ आगे, देखो हम तो हर तकलीफ दूर कर देते हैं। आइए अब जरा तक लेडर बेस्ड प्रॉब्लम समझने से पहले आपको हमें कुछ बताते हैं, क्या इसी से समझने की कोशिश करें? चलिए इसी समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताना, इस सवाल को आप पढ़ेंगे, हम इसका डाटा भी चेक कर दें क्योंकि हम बड़ा खतरनाक है, हम कुछ भी लिखते रहते हैं। एम और एल दे रखा, म्यू का वैल्यू सर 0 है, सही है सर, सही है, ठीक है। हाँ तो अब आ जाइए, हमें पढ़िए जरा सवाल को आप। हाँ एक बात और, जब आपके सामने सवाल आए तो आप वीडियो को करेंगे पॉज और जल्दी से खुद से करेंगे ट्राई, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आगे आइए देखिएगा, इसे आप पढ़िएगा। कह रहा है कि अ लेडर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सपोर्टेड एंड इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल वॉल एंड अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। मतलब सर आपका ये 2 वॉल है जहाँ पर ये आपका स्मूथ है और सरफेस आपका फ्रिक्शन है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर म्यू दे रखा है। एक आपका एक लेडर है जिसका मास m और l दे रखा है, ठीक है, मास m एंड l। इफ़ थीटा विद एंगल, अच्छा देखो ये भी हम भूला, ये आपका सर ये वाला एंगल, हाँ यही वाला एंगल दे रखा होगा सर, ये वाला एंगल आप कुछ देख लीजिए, आप थीटा मान लीजिए। थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विद द हॉरिजॉन्टल लिख भी रखा है। देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड द सरफेस ऑन लेडर। मतलब यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू और सर यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू बताना। आगे बढ़िए, कह रहे सर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड लेडर, नीचे फ्रिक्शन निकालना है। नेट फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन लेडर, नेट फोर्स ऑन, अभी बता नेट फोर्स का कहने का मतलब सर है कुछ और नहीं, फ्रिक्शन और एक नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है नेट फोर्स ऑन फ्रिक्शन सरफेस कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ और नहीं, वह सम होता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ही, ठीक है। ठीक, तो आ जाओ आगे। अब देखो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आशा है आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। करा ठीक मास्टर। तो एक बात बताइए, अगर आप यहाँ से अगर आप नॉर्मल की वैल्यू लगाएंगे तो आप सबसे पहले बड़ा गलती क्या करेंगे सर, बताओ ये नॉर्मल का डायरेक्शन सही है गलत? कहाँ सर गलत? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना है कि जब आप नॉर्मल लगाते हैं तो नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट, सॉरी गलती बोल दी है, नॉर्मल, हाँ कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है।
मतलब कॉमन नॉर्मल क्या सर कि ऐसा नॉर्मल जो दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में उन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कहा सर बात तो बढ़िया, मतलब यहाँ पर आपका नॉर्मल के वैल्यू सर आप कुछ इधर से और लगा रहे होंगे। सर यहाँ पर आप नॉर्मल का वैल्यू किधर लगा रहे होंगे सर, नॉर्मल का डायरेक्शन सर ए वाला इधर है। हम दोनों को बॉर्न बीटा जरा खिला देते हैं ताकि दिखने में यह अच्छा लगे, अभी दुबला पतला हमारे जैसा है, ठीक है। हाँ तो बताओ ये वाला और सर ये वाला, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा से, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देवा तुम ऐसे काहे होता है, तुम आ जाओ दूसरे कलर में, ठीक है। हमने इसे ऐसे दिखा दिया। अब देखिएगा आप सर क्या है, तो सर यहाँ पर हम इसका वैल्यू हम सर नॉर्मल n1 मान लेते हैं सर, ये वाला आपका हम n2 मान लेते हैं। कहा ठीक सर। देखिए अगर आप इसको क्या करें, अच्छा आ जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, छोटा छोटा लिखिए और इसे ही में समा दें। अब एक बात बताना, सबसे पहले एक बात बताना कि हमें जब इसका मास m देखा तो इसका कोई एक सेंटर पॉइंट रहा होगा और यह नीचे की ओर सर आपका फोर्स mg यहाँ पर लग रहा होगा। अच्छा सर ये वाला डिस्टेंस आपका l/2 और ये वाला भी डिस्टेंस आपका l/2 रहा होगा। हम आपको एक सजेशन देते हैं, जब आप शुरुआती में मतलब कि इनिशियल फेज में जब आप ये सब सवाल आप ट्राई करेंगे तो सबसे पहला आपको काम होगा r परपेंडिकुलर और a परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना, ठीक है। और उसके लिए आप पहले तोड़ के रख लेंगे। एक बात बताओ कि हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि तुम हमको बताओ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है सर तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं सर, ये कहाँ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, क्योंकि ए वाला और ए वाला आपस में पैरेलल है, तो यह और यह वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। कहा ठीक सर। तो एक बात बताओ हमें, हम क्या करते हैं कि यह पहले तो यह आर के, अगर हम जिस पॉइंट के, अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क लेना है सर, यह इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है तो आर का वैल्यू सर तो यही वाला काम करेगा इसी के लॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को इसके परपेंडिकुलर तोड़ने की कोशिश करते हैं सर। तो हमें ज़रा बताओगे कि सर कुछ और नहीं, यह वाला पॉइंट सर ऐसा बना दीजिए आप सर, ये वाला ठीक है। और हमें बता दीजिए आप कि सर अगर इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे इधर की ओर तो एक कंपोनेंट सर इधर की ओर आएगा। भाया तुम ऐसे काहे होता है सर, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा। कहाँ सर, हमें पता है कि हमें परपेंडिकुलर से ही मतलब है। हाँ इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग भी आएगा, उसका हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यह वाला सर आर पैरेलल होता है, आर पैरेलल के अलोंग आपका नेट टॉर्क लिखें तो उसके वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू या तो 0 बन रहा होगा या तो आपका 180 बन रहा और साइन 0 या 180 की वैल्यू आप 0 लिख पा रहे होंगे। हाँ सर ये बात तो सही है। तो सर एक बात हमें बताइए कि ये वाला अगर इसका कंपोनेंट आप तोड़ने की कोशिश करेंगे सर तो ज़रा बताओगे हमें क्या होगा। कहा अगर ये बताओ, यह अगर हमने फोर्स n1 माना है, इसको यहाँ लिख देते हैं सर, यह हमने फोर्स को क्या माना है सर n1, तो n1 का कंपोनेंट आप इधर तोड़ेंगे सर तो n1 साइन थीटा लिख रहे होंगे। हाँ सर, उसी तरह से सर आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे कुछ इधर कि यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल बनाएंगे इसे, अति आर के परपेंडिकुलर नॉर्मल वाला, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट आप इधर की ओर लेने की कोशिश करेंगे सर, कौन सा, ए वाला, ठीक है। इसे भी हम जरा मोटा बना देते हैं बॉन्ड बीटा खिला के, लिखो आपका, ठीक है। तो अच्छा जब आप यह थीटा है तो बताओ कि हमें आपका ये वाला n2 तो ये 90 माइनस थीटा होगा पक्का। अरे भैया ये पूरा, एक सेकेंड, सॉरी सर, सॉरी देवा, आ जाओ सर, ये वाला आपका पूरा 90 डिग्री कहाँ। हाँ सर। अच्छा अगर ये वाला आपका थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह पूरा कितना है सर 90। आपको बस समझा रहे हैं क्योंकि हमने एक मैसेज ऐसा किए हैं, कह रहे हैं सर आप बहुत तेज़ कर देते हैं, इसीलिए हम एक एक पॉइंट आज लिख रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अगर कोई सजेशन हो तो सर आप हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके धन्यवाद के पात्र होंगे, ठीक है। हम आपसे ही तो सीखेंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का तजुर्बा हमारे पास नहीं है, ठीक है, मगर ठीक ठाक अब पढ़ा लेते हैं, कंफर्टेबल हम होते धीरे धीरे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ सर आपका, अगर आपका n2 का कंपोनेंट आप इधर तोड़ेंगे तो सर n2 का कंपोनेंट आप कितना तोड़ पा रहे होंगे, n2 साइन थीटा तोड़ेंगे। अरे बोलिए सर, क्योंकि यहाँ पर ये आपका n2 cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो n साइन थीटा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर n2 कर देते हैं, n2 कोई दिक्कत तो बताइए हमें, नहीं पक्का। हाँ अब बताइए अगर यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू देखना होगा तो सर अगर यहाँ पर ये अगर वॉल 0 है, अब एक बात और बताना, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपको निकालने हैं तो आप ऐसा मानिए कि सर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कहाँ चला जाता सर, पीछे चला जाता स्लिप करके। मतलब इसको फ्रिक्शन रोकने के लिए सर फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा होगा सर, आपका आगे की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा। हम फ्रिक्शन की वैल्यू सर FS मान लेते हैं। अच्छा ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग इसकी वैल्यू बराबर आप करेंगे। तो देखिए अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं फोर्स तो आप ओरिजिनल को देखेंगे n1 इधर और आपका FS इधर, मतलब इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा सर। आपका एक mg और बताओ कौन सा, एक आपका n2, तो यहाँ से कह सकते हैं किसको, mg इज इक्वल टू किसके बराबर आप लिखेंगे सर, mg इज इक्वल टू n2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे,
कहा ठीक सर। अच्छा अब बताओ कि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसका वैल्यू सर n1 इज इक्वल टू कितना आपका सर n1 इज इक्वल टू सर आप fs के बराबर आप लिख पा रहे होंगे सर। इक्वेशन नंबर यह 2 है आपका। कहा ठीक सर। अब एक बात देखना, अब आपकी मर्जी है, हमने कहा था ना कि आपकी मर्जी है कि आप किसके अबाउट टॉर्क लेंगे। अगर मान लेते हैं कोई लड़का अगर इसके अबाउट टॉर्क लेता है तो दिक्कत पता क्या है, इसके बाद टॉर्क लेगा तो आपको n1 n2 दो बार एक इक्वेशन बनेगा, फिर एक बार उसे और सोल्व करना पड़ेगा इसके हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, हमें n2 का वैल्यू चाहिए। देखो अननोन आपका अगर इसके आउट अगर हम ले लें तो fs और n2 एक बार खत्म हो जाएगा, तो कम से कम एक का वैल्यू तो पहली बार में आ जाएगा। तो सर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, मान लेते हैं यह पॉइंट आपका सर का है, यह पॉइंट आपका हम मान लेते हैं p है, ठीक है। तो सर हम ऐसा काम करें, इसको हम मिटा दें, क्योंकि इसके बिना मिटाए हमारा काम होगा नहीं। तो सर इसको हम करते हैं मिटाते हैं। बस खाली ध्यान रख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है आपका। हाँ आप सवाल आशा आप लिख लिए होंगे, हम इसको ज़रा सा मिटा देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है सर। देवा ठीक है। अब आइए, अब हमें जगह मिल जाएगा। तो सर ये वैल्यू पहला। अब हम क्या करते हैं सर, हमें टॉर्क ले लेते हैं आपका किसके अबाउट सर, हम टॉर्क लेते हैं आपका पॉइंट P के अबाउट। और हमें पता है कि जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो हर का टॉर्क 0 होगा। एक बात और बताना, जब mg का टॉर्क लेने का बारी आएगा सर, तो mg का टॉर्क आप कैसे लेंगे हमें आप सिखाएंगे, तो बताते हैं। देखो कैसे, पहले वही काम करेंगे सर। पहले आप यहाँ से परपेंडिकुलर देवा, तो मैं इसे काहे होता है ये वाला आपका सर परपेंडिकुलर पहले तोड़ेंगे। अच्छा अगर बताओ कि अगर ये थीटा सर, तो ये वाला एंगल कितना आपका सर थीटा पक्का, क्योंकि अगर दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो इधर की ओर आप कंपोनेंट कुछ और नहीं सर mg cos थीटा आप तोड़ पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट सर, ठीक है। हाँ सब समझ पा रहे होंगे। अब हम देखो आपका, हम ध्यान से समझना, P के अबाउट हम टॉर्क लेने की कोशिश करते हैं। ये आया, हम mg पहले हमें मिला mg का टॉर्क सर बाहर की ओर, तो पहला क्या लिखेंगे mg cos थीटा इंटू आपका l/2, ठीक है। आपने ले लिया कहाँ सर, बाहर की ओर। बाहर की ओर की डायरेक्शन आपने ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन हमने पॉजिटिव दिखाया, मतलब इस डायरेक्शन को हमने सर पॉजिटिव माना है, ठीक है। आगे आइए, जब इसका टॉर्क लेने बताओ, जब आगे की ओर टॉर्क लेंगे तब पड़ेगा n1 के पास। तो r परपेंडिकुलर का काम नहीं, या तो अब ये परपेंडिकुलर हम तोड़ ही लिए हैं, तो r का काम कौन करेगा सर, l करेगा। अच्छा एक बात और, मगर इसका टॉर्क बाहर की ओर तो हमें माइनस लिखना होगा। और सर कितना आपका r परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी r की वैल्यू कितना सर l, और f परपेंडिकुलर कितना सर, तो कहेंगे n1 sin थीटा। कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू आप 0 यहाँ से लिख पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ से n1 का वैल्यू सर डायरेक्टली आएगा सर, कितना आएगा, तो देखो आपका हम एक लाइन लिखते हैं सर mg cos थीटा इंटू l/2 आएगा सर पक्का। और जब उधर लेके जा करके इसको डिवाइड करेंगे सर, तो क्या आएगा आपका l sin थीटा लिखेंगे आप, इससे ज़्यादा का लिखेंगे तो l से l खत्म हो जाएगा। तो सर बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा mg/2 इंटू कॉट थीटा, ठीक है, mg/2 इंटू कॉट थीटा। अच्छा n1 हमें, अब हमें n2 चाहिए, n2 और fs दोनों चाहिए वैल्यू। तो बताना सर, हमें पता है कि n1 का वैल्यू किसके बराबर सर, fs के बराबर। मतलब कह सकते हो कि सो हमें n1 जितना मिला वही किसके बराबर है सर, आपका fs के बराबर है। और यह वैल्यू कुछ और नहीं, आपका mg/2 cos थीटा की वैल्यू आएगा, ठीक है सर पक्का। अच्छा अब हम n1 आ गया, हमें चाहिए आपका n2। तो n2 की वैल्यू तो mg ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू में इतना ही पूछेगा। मगर तीसरा शायद सवाल पूछा था नेट फोर्स, हम आपको बता देते हैं कहाँ पूछा था हमसे। हमसे पूछा है कि नेट रिएक्शन फोर्स यहाँ पर बताओ। तो अगर इस पॉइंट को गौर से अगर आप देखते हैं पॉइंट P पर, तो सर इधर की ओर fs सर, और इधर की ओर क्या आपका सर नॉर्मल, और n2 का वैल्यू, तो नेट फोर्स सर इधर की ओर जा रहा होगा, जिसे हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। अति कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बताओ कि ये वाला fs का स्क्वायर और सर प्लस आप n2 का स्क्वायर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं सर, जरा देखिएगा r का वैल्यू सर कितना आया, fs का ऑलरेडी सर वैल्यू कितना है सर, ये वाला है। तो mg/2 भैया कॉट थीटा है ना यहाँ पर, बटा कॉट थीटा, हमसे गलती हो गया सॉरी सर, ये है आपका कॉट थीटा। तो mg/2 इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस कितना सर आपका, प्लस n2 सर, n2 का वैल्यू आपका mg के बराबर है। तो ये आपका mg का होल स्क्वायर आप लिख पा रहे होंगे। अगर इसको आप अच्छे से अगर लिखना चाहें तो सर आपका, हमें पता है mg बाहर आएगा और यह अंदर बचेगा सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा/2 और +1,
ठीक है, आशा आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं, अभी 2-3 अच्छे भी हमने सवाल लिखे। आज हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम खत्म करके कुछ बेसिक्स चीज़ें जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट तो आज खत्म करके जाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप आगे आइए, देखिए इसे, आप वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से करेंगे ट्राई। ठीक है, जल्दी से करेंगे ट्राई। देखिए पढ़िए करा कि अच्छा एक बात तो हम आपसे यहीं पे पूछ लेते हैं, आपसे हमसे पूछे अगर मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफएस के मिनिमम वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम बताओ कि जिसके लिए यह स्लिप करे ही ना। तो देखना हमें क्या करना, हमें जब ये चीज़ें अब आता है तो एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा सर, क्या कि सर हमें पता है कि जो आपका एफएस का वैल्यू होता है सर वह लेस देन इज इक्वल टू एफएस मैक्स होता है। ये आपका रेंज देगा हमेशा सर, यही वाला आपका हर जगह काम आएगा। तो बताओ कि एम जी का वैल्यू सर थी, एफएस का वैल्यू कितना निकाले हैं सर, फ्रिक्शन कहाँ निकाले हैं सर, एम जी बटा 2 कॉट थीटा सर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम जी बटा 2 कॉट थीटा लेस देन इज इक्वल टू एफएस मैक्स क्या होता है सर, म्यू इंटू एन, और यहाँ का नॉर्मल कितना सर आपका n2 के बराबर, और n2 कुछ और नहीं इसके वैल्यू यहाँ का n2, हाँ म्यू इंटू n2 के बराबर, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे आपका एम जी बटा 2 कॉट थीटा लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और सर n2 का वैल्यू सर mg के बराबर, mg के बराबर। तो mg से mg आप खा पा रहे होंगे, तो यहाँ बताओ कि म्यू एस का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इज इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉट थीटा बटा 2। तो बताओ कि म्यू एस का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा, म्यू एस मिनिमम सर कुछ और नहीं सर कॉट थीटा बाई 2 तो होना ही होना चाहिए जिसके लिए यह बॉडी और क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे कंडीशन भी आपसे पूछ सकता है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। आज बहुत अच्छे सवाल हम लोग करेंगे लेडर प्रॉब्लम पे। और सबसे बड़ी बात है कि लेडर प्रॉब्लम ऐसा कोई साल नहीं होता जहाँ पर ना लगभग मान के चलो कि 90% चांस रहते हैं कि लेडर बेस्ड प्रॉब्लम एक आ ही जाए, और बहुत आसान होता है। ठीक है, अभी देखो हम लोग और करते हैं आगे। तो चलिए आगे देखिए आगे का सवाल। इससे वीडियो को करेंगे पॉज और जल्दी से आप करेंगे ट्राई। ठीक है, तब तक एक बार हम सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एट द बॉटम ऑफ द एंड, ठीक है सर, ये आपका 45 दे रखा है। आपसे पूछा है कि द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही वाला पहले आप यहाँ पर एफ एस का वैल्यू लगाएंगे और उससे आप क्या निकालेंगे, रेंज निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा था, सबसे पहली बात ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, अच्छा वही तो निकालने हैं सर, एक सेकेंड गुरु, तब तक जल्दी से आप करेंगे पॉज। म्यू दे रखा और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो जरा आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सर लेडर था आपका, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, ये इनक्लाइंड प्लेन है सर, ठीक है ये वाला इनक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर आपका म्यू है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ पर हम जरा इसका एफबीडी बनाने की कोशिश हम करते हैं। कहा ठीक सर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमें बताओगे आप कि सर अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल में दिखाना होगा तो बताओ यहाँ पर नॉर्मल कैसे दिखाएंगे सर, तो कहेंगे सर ये वाला आपका नॉर्मल रहा होगा, और तो ये हम बनाना नहीं चाहते थे और बन गया सर कुछ और ही, ये हम बनाएंगे सर। तो यहाँ नॉर्मल सर आपका ये दिखा रहे होंगे। कहा ठीक सर, बताओ ये आपका, अच्छा एक बात यहाँ देखो हमने देना भूल गए सर, ये आपका 90 डिग्री है, पहले से ही दे रखा है। ठीक है, पहले से ही गुरु दे रखा है, ऐसे हम बना देते हैं, तुम चिंता नहीं करो। ठीक है, देवा तुम ऐसे काहे होता, अच्छा छोड़ो यार, ऐसे ही दिखाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताना यहाँ पर जब आपका नॉर्मल बना सर, यहाँ पर आप नॉर्मल किधर दिखा रहे होंगे सर, आपका कुछ इस तरह से ही दिखा रहे होंगे सर, इस तरह से ही यहाँ पे ये वाला। कहाँ, हाँ सर जरा इसे हम बॉर्न बीटा खिला देते हैं ताकि आपको दिखे है। हाँ ठीक है, ठीक है ये वाला आ गया सर। तो यहाँ हम कुछ और नहीं सर, यहाँ पर हम इस नॉर्मल का फोर्स हम n1 मान लेते हैं और यहाँ पर हम इसे अब n2 बोल देते हैं। आपको पता है जब इसका मास आपका m दे रखा तो यहाँ पर एक आपका और फोर्स लगेगा सर, कुछ और नहीं जो आपका mg के बराबर होगा। कहा हाँ सर ये तो बात है ही है। तो सर ये फोर्स आपका mg के बराबर लगा, ये भी हम आपका ज़रा इसे बॉर्न बीटा खिला देते हैं ताकि ये दिखे आपको। ठीक है, mg लगा। अब देखिए आराम से जो चीज़ें कह रहा है बस वो हम लोग करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अब बताना, यहाँ पर मान लेते हैं हमें फ्रिक्शन का पहले डायरेक्शन गेस करना होगा। हमने आपको क्या बोला, अगर मान लो 1 सेकंड के लिए अगर फ्रिक्शन की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो कि डायरेक्शन सर किधर होगा, तो आप मान लो ना सर किधर की ओर है। अगर इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा तो ये अपने आप निगेटिव आ जाएगा, मतलब ये इसका टेंडेंसी सर इधर की ओर घूमने का होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क आपका mg और n1 का दोनों का टॉर्क लगेगा। तो mg का टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे आपका, तो mg का टॉर्क तो आपको ये बाहर ले जाएगा, ये वाला n1 का टॉर्क अंदर ले जा रहा होगा, मतलब इसको या तो इधर घुमा रहा होगा, ये घुमाने की कोशिश इधर करेगा। तो हमें यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं पता है।
ठीक है, नहीं पता है मतलब कि इसका टेंडेंसी कहीं भी इधर भी जाने का होगा सर, यहीं भी जाने का होगा, तो हम अपनी मर्जी से सर क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से सर मान लेते हैं कि सर भैया फ्रिक्शन आपका इधर की ओर लग रहा होगा, जो कि वैल्यू आपका एफ के बराबर है। पक्का कहा, ठीक सर। अच्छा अब देखना, हमें जरा mg का पहले कंपोनेंट वगैरह तोड़ लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें निकालने में। तो सर ये वाला कंपोनेंट तोड़ लीजिए, ठीक है, और एक आपका इधर की ओर तोड़ लीजिए, ठीक है। अच्छा अब आइएगा जरा, अगर आप mg का कंपोनेंट इधर की ओर तोड़ने जाएंगे, बताओ कि ये वाला अगर 45 डिग्री है तो सर ये वाला कितना होगा आपका, तो 45 निकल कर आएगा। तो सर ये आप लिख रहे होंगे आपका mg इंटू 1/√2 आप लिख पा रहे होंगे। अरे cos 45 बोलिए sin 45 बोलो, ठीक है। उसी तरह से ये अगर ये 45 है तो ले देकर के आप निकालेंगे तो ये 45 आने वाला, तो बताओ ये वाला एंगल कितना सर आपका, कहेंगे कुछ और नहीं सर, यह n1 इंटू साइन 45 या cos 45। कह रहा सर नहीं बता दीजिए हमको। देखो कहने का मतलब है ना सर कि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो आपकी मर्जी है। तो बताओ कि n1 इंटू यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका 1/√2। इसका लेंथ सर आपका l दे ही रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा काम है ये इक्विलिब्रियम का, तो बताओ कि ट्रांसलेशनल के साथ साथ ये क्या होगा आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। कहा हाँ सर, तो एक बात बताना हमें, हम क्या करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं जरा फोर्स कौन कौन है। तो कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n1 इधर। कहा हाँ सर। अच्छा अब एक बात बताना हमें जरा कि हम इस डायरेक्शन में जरा लिख सकते हैं, आपका इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं सबसे बढ़िया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो एफ का भी कंपोनेंट हमें यहाँ पर इससे लिखना पड़ेगा। तो सबसे मेरा पहला काम होगा क्या करते हैं ना कि यहाँ ना लिख करके हमें इस डायरेक्शन में ना लिख करके हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में हमने क्या करते हैं, इधर की ओर हम एक्स एक्सिस, ऐसे हम आपका वाई एक्सिस मान लेते हैं। कहाँ ठीक सर, कोई बात दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्स और वाई मानने का बस मतलब है कि वह म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जरा बताना आपका इस डायरेक्शन में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सर आपका n1 भाया, तो ऐसे काहे होता है n1 बता देना जरा सर n1/√2। सर ये वाला डायरेक्शन में आपका लिख देंगे आपका n1/√2। सर इधर देखिए आपका, तो सर इधर की ओर कितना रहा है सर -mg/√2। अरे इक्विलिब्रियम में तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर बताओ कि फ्रिक्शन भी सर इधर की ओर ही है, तो सर -Fs = 0, ठीक है। तो सर ये पहला इक्वेशन, इसको अगर आप लिखना चाहें सर तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 -mg और -√2 Fs = 0। अब बताओ इससे आसानी से क्या लिखें, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप स्वतंत्र हैं हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करने को। अरे बता दो, तो बता दो आपका n1 -mg -√2 Fs = 0। सर हमने इस डायरेक्शन में लिखा, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन लिखते हैं इस डायरेक्शन में, जरा बताना कौन सा कंपोनेंट आएगा, मतलब इसके कोई परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट आएगा ही आएगा, n1 का आएगा। अरे बोलो इसके परपेंडिकुलर। कहा हाँ सर आएगा ना ये वाला, तो कौन सा, ए वाला, पक्का एक ही वाला आएगा। जरा देखना इस n2 को जरा गौर से देखोगे तो n2 इसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, मगर mg का आएगा। तो हम जरा गौर से देखना और ध्यान से हमें बताते चलना। हम एक एक फोर्स लिखते हैं किस डायरेक्शन में सर, यहाँ पर आपको बता भी देते हैं कि हमने कौन सा डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना। सर ये वाला, तो ऐसे काहे होता है ओ भाई, ये वाला और सर ए वाला, ठीक है। हमने सर इसको हम मान लेते हैं सर एक्स एक्सिस कुछ देर के लिए माने, और सर इसको हम वाई एक्सिस माने। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, देखो आराम से बता रहे हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ तोड़ कर। अब आइए इस डायरेक्शन में आप लगाइए, तो देखेंगे आप इस डायरेक्शन में वैल्यू कितना आएगा सर n1। अगर n1 1/2 है तो सर ये अभी तो कितना आएगा n1 × 1/√2 ही आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो सर यहाँ पर बता दीजिए कितना आएगा n1 × 1/√2। यह किधर की ओर है सर, नीचे की ओर। सर n2 आपका ऊपर की ओर है तो माइनस सर n2। कहा ठीक सर। अच्छा mg आपका नीचे की ओर है तो mg का कंपोनेंट आप इधर तोड़ पा रहे होंगे, तो सर लिखेंगे आपका mg × 1/√2 = 0। कोई दिक्कत है? तो सर बताओ यहाँ से वैल्यू कितना आया, n1 आया सर √2, n2 आया सर और प्लस mg आया = सर 0 आया। इक्वेशन नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं। कहा हाँ सर कोई बात नहीं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 सर, इक्वेशन नंबर 1 इससे बल कह देते हैं। अब समझिएगा यहाँ n1 Fs n1 n2 मतलब मेरे पास 3 अननोन है, इक्वेशन मेरे पास एक ही है। अब हमारे मर्जी है सर हम किसके अबाउट हम इसे टॉर्क लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। देखो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं तो मेरा फ्रिक्शन n2 खा जाएगा, तो हमें डायरेक्टली किसका वैल्यू मिलने वाला है सर, n1 का वैल्यू मिलने वाला है। हम अगर n1 यहाँ पुट करते हैं तो सर हमें n2 का वैल्यू मिलेगा। अरे बोलो, तो सर सबसे पहले क्या काम करेंगे सर, इसी के अबाउट निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी मेरे लिए काम आसानी होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम Q कुछ देर के लिए कह देते हैं तो बताओ कि हम कह दें सर कि टॉर्क अबाउट Q = 0। देखो इससे धीरे कहाँ बताएं सर, अगर फिर भी हम कह रहे हैं ना कि अगर फिर भी लगता हो कि हम सर ज़्यादा तेज़ चलें या कुछ चलें तो आप ज़रूर हमें सजेशन दीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख से आपके जो बैच आ रहे हैं वो आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए।
और हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझा सके, ठीक है। तो सर बताइएगा यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 करते हैं तो आर का वैल्यू सर ये वाला कितना L/2 mg का कंपोनेंट, तो mg/1/2 mg इंटू 1/√2 और आर परपेंडिकुलर का सर वैल्यू कुछ और नहीं L/2 आप बोल पा रहे होंगे। अब यह किधर की ओर सर, बाहर की ओर। जब N2 का टॉर्क N1 का टॉर्क लेने जाएंगे तो सर माइनस लिखें क्योंकि वह अंदर की ओर है सर। इसका F परपेंडिकुलर कितना सर N1/√2 और सर यह पूरा डिस्टेंस सर आपका L के बराबर, इसकी वैल्यू आप 0 कर रहे होंगे। बस इतना ही तो आपसे पूछा था सर, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए आदि क्या आपका आएगा सर mg/2√2 L इज इक्वल टू N1/√2 इंटू L। एक L से एक L खा जाएंगे, एक आपका 2 से 2 खा जाएंगे और एक यहाँ से, अच्छा एक सेकंड, N1 है ना सर, तो N1 का वैल्यू कुछ और नहीं सर, आप mg/2 लिख पा रहे होंगे अगर हमसे गलत ना ही हुआ है तो पक्का। अब अगर N1 आ गया सर तो क्या हम M2 नहीं निकाल सकते हैं? अरे ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो सर ज़रा बताना हमें। अच्छा हमें चाहिए क्या क्या चाहिए था सर, हमें चाहिए एफ एस का वैल्यू चाहिए। एफ एस का वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ N1 से मतलब है, N2 को हमको मतलब ही नहीं है। अरे तो बताओ जरा N1 यहाँ पे पुट करते हैं सबसे बढ़िया जल्दी से। तो सर N1 इज इक्वल टू सर mg और प्लस एफ एस, mg प्लस एफ एस पक्का। देख लेते हैं सर N1 की वैल्यू mg प्लस √2 एफ एस सर, √2 एफ एस कहा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा N1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं mg/2, mg/2 सर इधर माइनस mg आएगा इज इक्वल टू सर √2 एफ एस के बराबर आएगा सर। तो यहाँ से एफ एस का वैल्यू आप क्या लिख पा रहे थे सर, माइनस mg और बटा 2√2। देखो एक बात समझना, माइनस आने का मतलब बस मतलब इतना था सर कि फ्रिक्शन इधर ना लग करके फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो सर करा क्या, एक हमको तुम बात बता दो ज़रा, ये इधर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और इसको हम कर देते हैं तुम्हें घेरा, ये वाला, ठीक सर। अब समझ में आएगा ताकि आपको तकलीफ ना हो समझने में, ठीक है। अब देखना हमें एफ एस पता चल गया, हमें पता है सर एफ एस की जो वैल्यू होता है वह लेस देन इज इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है और एफ एस मैक्स की वैल्यू सर म्यू एस इंटू एन होता है। मगर नॉर्मल चाहिए हमें यहाँ वाला, मतलब ले दे करके सर हमें N2 का वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सर यहाँ पर पुट करिए जरा N1 का वैल्यू, सर N1 का वैल्यू आ जाएगा mg/2, अगर सर गलती ना हो प्लस mg इज इक्वल टू √2 N2 सर। तो यहाँ से N2 का वैल्यू आप लिख पा रहे होंगे सर, mg कॉमन करेंगे, ये सर आपका आएगा 3 आ जाएगा बटा 2√2 आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो सही है कर रहे हैं, कुछ गलत हो तो हमको बताना, नहीं बक्का। तो N2 का वैल्यू सर ये वाला। अब एक बात समझ में आया सर कि हमें पता है कि जो एफ एस की वैल्यू होता है सर वह लेस देन इज इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है, कहाँ, हाँ सर। और एफ एस का वैल्यू हम कुछ और नहीं सर निकाले हुए mg/2√2 और लेस देन इज इक्वल टू सर म्यू एस इंटू एन। और सर नॉर्मल किस जगह का, जिस जगह का फ्रिक्शन है सर, फ्रिक्शन आपका यहाँ वाला, मतलब नॉर्मल भी आप यहाँ वाला लेंगे। और सर N2 का वैल्यू सर आप लिख पा रहे थे 3mg/2√2, 3mg/2√2। तो ज़रा बताओ हमें सर क्या आया, तो बताओ यहाँ से आपका mg से mg खा गए, इससे ये खा गए, तो बताओ कि जो म्यू एस का वैल्यू आएगा सर वह लेस देन इज इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। अच्छा यह म्यू एस क्या कह रहा है सर 1/3 हो या 1/3 से बड़ा हो। तो म्यू एस का मिनिमम वैल्यू कितना हमसे पूछा, मिनिमम पूछा था ना, हाँ। तो म्यू एस का मिनिमम वैल्यू कितना सर 1/3, म्यू एस जो आपका मिनिमम आएगा सर वह वैल्यू 1/3 रहा होगा। आशा आप समझ पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट्स लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमें, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए आगे का सवाल हमें बताइए, आगे का सवाल क्या क्या बचा है सर। आगे तो बहुत ही बेहतरीन सवाल बचा है। हाँ एक सवाल, 2 सवाल। अब ये सवाल देखिए आपका जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, 2 सवाल हम ले रहे हैं। ये वाला जो जेई एडवांस का प्रीवियस PYQ है, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है हम देख लेते हैं एक बार सर, क्योंकि हम पूरा सवाल लिखते नहीं और फिर बाद में हमें लगता है कि गलती कुछ तो नहीं कर दी है। कहाँ गए हो रे देवा, तुम ऐसे कैसे काम करोगे। जेई एडवांस ये 2014 का सवाल है सर। और ये दे रखा लीडर मास एम लेंथ एल है आपका, यह अभी यह इक्विलिब्रियम में है, ले रखा आपका, लिखा हुआ है आपका, हाँ लीडर इज इन इक्विलिब्रियम, लीडर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कुछ कहा है, नहीं कहा है। तो सर हम जल्दी से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आराम से करिए, जितना आपने अभी किया ना उससे ये हल्का सवाल ही होगा, खाली यह कुछ इसका पूछने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें
तो पहले समझिएगा, अगर इसका मास सेम है वही काम हमारा होगा। कह रहा है क्या सर कि सबसे पहले तो हम देखेंगे आपका कि इस पर आपका एक फोर्स लग रहा होगा सर जिसका मास थी ग्रेविटी mg के बराबर। कहा हाँ बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ज़रा सर पहले हम ये भैया तो हट जा, अच्छा से बना देते हैं। सर क्या एक आपका mg यहाँ पे लगा? कहा हाँ सर। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल किधर लगेगा सर? तो नॉर्मल आपका ये वाला लग रहा होगा। और बता दो हमारे गुरु घंटाल दोस्तों कि सर यहाँ पे भी नॉर्मल हमारा इधर लगेगा। कहा हाँ सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहा ठीक सर। तो ज़रा इसका फ्रिक्शन का वैल्यू एक सेकेंड यहाँ पे, और ये वाला भाया तुम ऐसे हो जाओ, ठीक है। ये वाला यहाँ पे लगा। तो ये हमने क्या कहा सर, ये वाला फोर्स की वैल्यू सर आपका mg, यहाँ पर सर यह नॉर्मल हमें n1 मानना है, ये आपका n2 मानना है। ये दिया हुआ है कि सर बॉल कि हम लिखे नहीं ये पूरा सवाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका n1 और n2 आपको तो पता होना चाहिए कि सर n1 यहाँ वाला है कि n2 यहाँ वाला है, यहाँ वाला ही n1 है, ठीक है। n1 यहाँ पे आपका n2 यहाँ पर। हमें आपका ये 4 ऑप्शन है, या मोर देन 1 करेक्ट है, इसे हमें चूज करना है। तो पहले बात देखो, वो तो बाकी ऑप्शन